सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज के बारे में, जो कि एक एमएससी सेकंड सेम केमिस्ट्री का स्पेक्ट्रोस्कोपी में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो आखिर ये हम फैक्टर पढ़ क्यों रहे हैं? तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक बॉन्ड है XY नाम का, इसका हम एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो हमारे बुक में लिखा है मान लो 1600, ठीक है। पर हमने जब निकाला इसको मशीन के द्वारा तो हमारा आया 1550 या फिर आया हमारा 1650। तो मतलब कि 1600 एग्जैक्ट नहीं आया, उसमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से चेंज आया। तो वही हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अब्जॉर्प्शन फॉर अ पर्टिकुलर बॉन्ड इज नॉट इक्वल टू इट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। और ये डिफरेंस आने का सबसे बड़ा रीज़न है इसके बगल वाले ग्रुप, जो कि एकदम इसके एग्जैक्ट नेबरहुड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, द डिफरेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ईच ग्रुप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, इन द इमीडिएट नेबरहुड ऑफ द बॉन्ड। मतलब कि बॉन्ड के जस्ट बगल वाला ग्रुप का वाइब्रेशन इसका इन्फ्लुएंस कर देता है इसके फ्रीक्वेंसी को, और उसमें उतार या चढ़ाव होते रहता है, ठीक है। तो ये जो उतार चढ़ाव होता है फ्रीक्वेंसी में, ये हमारा होता है बेसिकली 4 रीजन या फिर 4 फैक्टर्स की वजह से, और इन्हीं फैक्टर को कहा गया है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है कपल्ड वाइब्रेशन, इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जिसमें आता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड आता है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट, और तीसरा आता है हमारा फील्ड इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल, उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये चारों फैक्टर इंपॉर्टेंट है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कपल्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो कपल्ड वाइब्रेशन मतलब होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, इससे कोई अटैच है एक हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा एक आइसोलेटेड CH ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप से एक H जुड़ा है तो मतलब वो हो गया आइसोलेटेड CH ग्रुप, जो कि अपना एक टचिंग फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा देगा। तो मतलब अगर इसका है 1600 कार्बोनिल ग्रुप का, ठीक है, पहले से, तो ये 5 या 10 बढ़ जाएगा, ठीक है, कम नहीं होगा। फिर उसी तरह ये हो गई बात CH ग्रुप की। अगर यहाँ पे CH2 ग्रुप है, मतलब कि एक और H है, तो ये 2 तरह के हमारे एब्जॉर्प्शन बैंड्स देगा या फिर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज देगा, ठीक है। पहली हो गई हमारी सिमेट्रिकल, जिसमें दोनों जो डाइपोल हैं वो कार्बन की तरफ आएंगे, और दूसरी हो गई हमारी एसिमेट्रिक, जो कि एक साइड कार्बन की तरफ जाएगा और एक दूसरे साइड जाएगा डाइपोल, ठीक है। तो देखा ये गया है कि एसिमेट्रिक वाला जो स्ट्रेचिंग है उसमें हमारा जो वेव नंबर है वो बढ़ता है और हमें हायर वेव नंबर मिलता है, और जो हमारा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है उसमें वेव नंबर हमें लोअर फ्रीक्वेंसी पे मिलता है, ठीक है। बात करते हैं अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या बोलता है कि चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू नेबरहुड ग्रुप, मतलब कि एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, किसकी वजह से चेंज होगा? नेबरहुड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो पहला उसमें हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। अगर नेबरहुड ग्रुप जो हमारा है तो वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो क्या असर पड़ेगा? माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास वो ग्रुप है माइनस आई इफेक्ट वाला, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर किसका बढ़ेगा? पूरा ओवरऑल मॉलिक्यूल का फोर्स कांस्टेंट बढ़ जाएगा, और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर वेव नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर देखें एसीटोन में तो CH3 CO CH3 है, यहाँ पे कोई माइनस इफेक्ट वाला ग्रुप नहीं है, तो इसका है 1715 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, वेव नंबर। पर जैसे ही वहाँ पे एक क्लोरीन वाला एटम आता है जो कि हमारा शो करता है माइनस आई इफेक्ट, तो उसकी वजह से हमारा देखने को मिलता है इंक्रीज इन वेव नंबर। मतलब कि जैसे ही हमारा माइनस आई इफेक्ट वाला एक ग्रुप आता है तो वेव नंबर बढ़ जाता है। उसी तरह यहाँ पे आ गए हमारे 2 माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, तो यहाँ पे और बढ़ गया हमारा वेव नंबर। उसी तरह हमारे आ गए 4 माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप, तो हमारा बढ़ गया और वेव नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट में माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा और वेव नंबर भी बढ़ेगा। और आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट का जस्ट उल्टा है हमारा प्लस आई इफेक्ट। तो जैसे हमने माइनस आई इफेक्ट पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट होगा। अगर प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, और जिसकी वजह से वेव नंबर की वैल्यू कम हो जाएगी। तो जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो प्लस आई इफेक्ट शो करे, तो इसका है 1750 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, वेव नंबर। और जैसे ही एसिटल्डिहाइड आ गया, मतलब एक एल्काइल ग्रुप आ गया जो कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो उसकी वजह से क्या हुआ? वेव नंबर में डिक्रीज हुआ। और जैसे ही यहाँ पे 2 प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप आ गए तो यहाँ पे और हो गया डिक्रीज, 1715 हो गया। तो यही आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के सेकंड फैक्टर, जो है हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट ये बोलता है कि कंजुगेशन लोअर्स द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी वेदर इट इज ड्यू टू अल्फा बीटा अनसैचुरेशन और ड्यू टू एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो अगर हम पहले देखें अल्फा बीटा अनसैचुरेशन का, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से कंजुगेशन हो रहा है, तो ये
कम कर देगा उसके एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी को। सिमिलरली एरोमेटिक रिंग में भी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी कम होगी ड्यू टू कंजुगेशन, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो एरोमेटिक रिंग की जो वेव नंबर होगा वो ज़्यादा कम होगा एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक रिंग या फिर एलिफेटिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर मैं सरल शब्दों में बोलने की कोशिश करूँ तो ये है इसका मतलब कि हमारा जो रिंग का वेव नंबर होगा या फिर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा कम होगी एज़ कम्पेयर टू ये चेन वाले कंपाउंड्स की, ठीक है। अभी तो मैंने बात की एक चेन वाला और एक रिंग वाले कंपाउंड की। अगर हम दो रिंग वाले कंपाउंड की बात करें तब आ जाता है फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे भी CO है, यहाँ पे भी CO है। CO के बगल वाले ग्रुप को हम देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कम कंजुगेशन दिखाएगा। क्यों कम कंजुगेशन दिखाएगा? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, नाइट्रोजन से। तो ऑक्सीजन जैसे ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच के रखेगा और उसके इलेक्ट्रॉन कम पार्ट लेंगे कंजुगेशन में, ठीक है। जबकि नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे कंजुगेशन में, क्योंकि वो उतना नहीं खींच पाएगा जितना ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेता था। इसीलिए जब कंजुगेशन इसमें ज़्यादा हो रहा है तो इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम होगी, और इसमें कंजुगेशन थोड़ा सा कम हो रहा है तो इसकी हल्की सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बेंजामाइड, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड में भी सेम रीज़न अप्लाई होता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे कंजुगेशन में, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और इसके जो लोन पेयर्स है ऑक्सीजन के वो कम पार्टिसिपेट करेंगे कंजुगेशन में, इसीलिए इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी या फिर वेव नंबर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि बेंजीन रिंग से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जैसे कि मैंने बोला ये हमारा हो गया पैरा। अभी हमने पैरा का पढ़ा था, तो पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा जब तब आई इफेक्ट भी हम देखेंगे और एम बी इफेक्ट भी देखेंगे, मतलब कि प्लस आई इफेक्ट भी देखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट भी देखेंगे और मेसोमेरिक इफेक्ट भी देखेंगे। जब यहाँ पे मेटा पोजिशन में होगा सब्स्टिट्यूशन, अगर मेटा में होगा दो तो कंपैरिजन आपको करना होगा तो सिर्फ आप प्लस आई इफेक्ट या फिर माइनस आई इफेक्ट देखोगे, ठीक है। अगर ऑर्थो पोजीशन में होगा तो उसका सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा वो हम देखेंगे अगले स्टेप में, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूशन हो गया ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, तो होता ये है अगर ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो गया और वहाँ पे है एक हेलोजन एटम, ठीक है, तो हेलोजन में भी लोन पेयर है और ये ऑक्सीजन में भी लोन पेयर है, तो इन दोनों के जो लोन पेयर हैं वो दोनों के लोन पेयर आपस में रिपल्शन क्रिएट करते हैं, और जिसकी वजह से ये जो रिंग रहती है ये प्लेनर नहीं रहती है और ये आउट ऑफ प्लेन चल जाती है, जिसकी वजह से कंजुगेशन जो रहता है, ये जो डबल बॉन्ड का ऐसे कंजुगेशन हो रहा था वो नहीं रहता, और उसी की वजह से कंजुगेशन ना रहने की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो हमें हायर रेट पे मिलती है, मतलब हायर एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलती है हमें। क्यों मिलती है? क्योंकि इसका कंजुगेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, और डिस्ट्रॉय क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इन टू एटम। यही यहाँ पे लिखा है इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि ये देखो यहाँ पे अगर कार्बोनिल ग्रुप लिखा है तो इसके बगल वाला होगा ऑर्थो और उसके बगल वाला होगा मेटा और उसके बगल वाला होगा पैरा। तो हम पढ़ रहे हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन। तो इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन टू एटम इन्फ्लुएंस ईच अदर थ्रू स्पेस इंटरेक्शन, मतलब कि ये एक दूसरे को वो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और रिपल्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इन लोग का स्पेशल इंट्रैक्शन टूट जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे है तो ये ऐसे हो जाता है, जिसकी वजह से कंजुगेशन डिस्ट्रॉय हो गया, और उसी कंजुगेशन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है या फिर एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है, और इसी इफेक्ट को कहा जाता है फील्ड इफेक्ट, जो कि हमारा है थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का, ठीक है। इसमें एक चीज़ कंसीडर करने वाली ये है कि जो हमारे सीस आइसोमर होते हैं किसी भी कंपाउंड के, वो इसीलिए हायर फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, और जो हमारे ट्रांस आइसोमर रहते हैं वो इसीलिए लोअर फ्रीक्वेंसी में होते हैं, क्योंकि सीस आइसोमर में भी रिपल्शन होता है जिसकी वजह से कंजुगेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ट्रांस आइसोमर में हो सकता है रिपल्शन ना हो और कंजुगेशन होते रहे, इसीलिए वो लोअर फ्रीक्वेंसी में होंगे, ठीक है। ये आपको सिंपल लगेगा। अगर किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो उसका एस कैरेक्टर कम होगा, अगर उसका एस कैरेक्टर कम है तो उसका वेव नंबर कम होगा, और उसका वेव नंबर कम है तो उसकी कार्बोनिल का जो बॉन्ड लेंथ है वो भी कम होगा। ये सिंपल आपको याद कर लेना है। बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी किसी मॉलिक्यूल में तो उसका वेव नंबर उतना ही कम होगा, या फिर अगर वेव नंबर जिसमें जितना ज़्यादा है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी कम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर इंट्रामॉलिक्यूलर है तो वो हमें देगा शार्प बैंड, मतलब ऐसे। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारी इंटरमॉलिक्यूलर है तो हमें देगा ऐसे ब्रॉड बैंड, ठीक है। एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इंट्रामॉलिक्यूलर में स्मॉलर होगी, एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इंट्रामॉलिक्यूलर में हायर होगी, ठीक है। और
अल्कोहल का जो हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो अमीन से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि अल्कोहल का जो ऑक्सीजन रहता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, वो हाइड्रोजन को बहुत अच्छे से पकड़ के रखता है एज़ कम्पेयर टू अमीन। क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन रहता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है और वो हाइड्रोजन को उतने अच्छे से नहीं पकड़ पाता जितना ऑक्सीजन पकड़ पाता है। इसीलिए अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अमीन। ठीक है। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वीडियो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।